आज टी.एस. एलियट के बारे में डिस्कशन करेंगे। थॉमस स्टर्न एलियट। टी.एस. एलियट 1888-1965। टी.एस. एलियट जेम्स जॉयस और एजरा पाउंड के साथ मॉडर्निज्म के प्रमुख साहित्यकार हैं। मॉडर्निज्म एजरा पाउंड प्लस जेम्स जॉयस प्लस टी.एस. एलियट। The modernist movement in English literature was more marked roughly during the period 1910 to 1930, यानी 1910 से 1930 तक मॉडर्निस्ट मूवमेंट सबसे ज़्यादा स्पष्ट था। 1910 से 1930 में मॉडर्निस्ट मूवमेंट सर्वाधिक स्पष्ट रहा है। पाउंड, एलियट एंड जॉयस वर कॉल्ड मेन ऑफ 1914। एजरा पाउंड, टी.एस. एलियट और जेम्स जॉयस को मेन ऑफ 1914 के व्यक्ति कहा जाता है। वर्जीनिया वुल्फ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, स्टाइल एंड लेटर सैमुअल बेकेट, SAMUELBECKETT, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड were also innovative modernist. Beckett is modernist as well as postmodernist, यानी जो सैमुअल बेकेट हैं द थिएटर ऑफ एब्सर्ड के साहित्यकार। वेटिंग फॉर गोडो। तो सैमुअल बेकेट को मॉडर्निस्ट भी माना जाता है और पोस्ट मॉडर्निस्ट भी माना जाता है। 1922 अ हाई पॉइंट ऑफ मॉडर्निस्ट मूवमेंट। 1922 को मॉडर्निस्ट मूवमेंट का उच्चतम बिंदु माना जाता है क्योंकि द वेस्टलैंड, टी.एस. एलियट, यूलाइसिस, जेम्स जॉयस दोनों 1922 में प्रकाशित हुई थी। बर्थ। टी.एस. एलियट was born in St. Louis, Missouri, US on 26 September 1888। 26 सितंबर 1888 को सेंट लुइस, मिसौरी में टी.एस. एलियट का जन्म हुआ था। His parents were Henry Eliot and Charlotte Stern। उनके माँ का नाम शार्लोट स्टर्न था, पिता का नाम हेनरी एलियट था। टी.एस. एलियट पिता के सरनेम और स्टर्न माँ का सरनेम। ओरिजिनली हिज एंसेस्टर्स बिलोंग्ड टू इंग्लैंड। हिज फादर्स फैमिली केम टू मैसाचुसेट्स इन 1668 फ्रॉम ईस्ट कोकर। तो उनके पूर्वज इंग्लैंड के ही थे और उनके पिता की ओर से जो पूर्वज थे वे 1668 में ईस्ट कोकर से आए थे। हिज ग्रैंडफादर वाज आल्सो अ राइटर। ही हैड रिटन सम ऑफ द रिलीजियस राइटिंग्स। एलियट के ग्रैंडफादर दादाजी भी एक लेखक थे। हिज फादर वाज अ ब्रिक ट्रेड बिजनेसमैन। उनके पिताजी ईंट के व्यवसायी थे। हिज मदर वाज अ सोशल वर्कर एंड अ राइटर। हार्वर्ड
तो टी.एस. इलियट का जो विश्वविद्यालय था वो हार्वर्ड था। हार्वर्ड। टी.एस. इलियट इंटर्ड हार्वर्ड इन द फॉल ऑफ 1906, यानी 1906 के शरद में वे हार्वर्ड गए थे। व्हेन ही परस्यूड फिलोसफी एज हिज मेजर फील्ड ऑफ स्टडी, दर्शन का उन्होंने अध्ययन किया था। ही कंप्लीटेड अ डॉक्टरल थीसिस ऑन द फिलोसफी ऑफ E.H. ब्रैडले, तो E.H. ब्रैडले के फिलोसफी पर उन्होंने अपनी PhD की थीसिस लिखी थी। टी.एस. इलियट स्टार्टेड स्टडिंग इंडियन फिलोसफी एंड संस्कृत लिटरेचर एट हार्वर्ड, तो भारतीय दर्शन और संस्कृत लिटरेचर को, संस्कृत साहित्य को टी.एस. इलियट ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ना प्रारंभ किया था। टी.एस. इलियट देखते हैं। In 1973, in 1913, 1913 में, in 1913, T.S. Eliot was elected the president of the Harvard Philosophical Club. 1914, T.S. Eliot met Ezra Pound, a famous Imagist poet and the founder of the Imagist School in London. तो लंदन में इमेजिस्ट स्कूल और जो इमेजिस्ट आंदोलन था उसके महत्वपूर्ण कवि एजरा पाउंड से 1914 में टी.एस. इलियट मिले थे। लंदन में इमेजिस्ट स्कूल के फाउंडर भी एजरा पाउंड थे। प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस 1917, ये टी.एस. इलियट की पहली प्रकाशित पुस्तक है। इलियट वाज अपॉइंटेड असिस्टेंट एडिटर ऑफ द इगोइस्ट, अ माउथपीस मैगजीन ऑफ द इमेजिस्ट्स इन इंग्लैंड 1917, तो इंग्लैंड में इमेजिस्ट लोगों की जो प्रसिद्ध उनका मुखपत्र था उसका नाम द इगोइस्ट था और टी.एस. इलियट को उसका सहायक संपादक, असिस्टेंट एडिटर नियुक्त किया गया था 1917 में। पोएम्स 1920, इलियट की अगली पुस्तक है पोएम्स जो 1920 में प्रकाशित हुई थी। द वेस्ट लैंड 1922, आधुनिक दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स पोएट्री द वेस्ट लैंड 1922। द हॉलो मैन 1925, फेबर एंड फेबर। In 1925, Eliot got a job with a publishing firm, Faber and Faber, London, of which he became a director later on. Ariel Poems and Ash Wednesday were published in 1930. The Rock, a Pageant, 1935. Murder in the Cathedral 1935, 1935 में मर्डर इन द कैथेड्रल इनका वर्स प्ले प्रकाशित हुआ और इसमें कोरस बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। द फैमिली रियूनियन 1939, नोबेल प्राइज 1948, द वेस्टलैंड पर 1948 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट 1948, मिस वलेरी फ्लेचर
On the death of his first wife, he married his private secretary, मिस वलेरी फ्लेचर इन 1957। तो अपनी प्रथम पत्नी की मृत्यु के बाद 1957 में इन्होंने मिस वलेरी फ्लेचर से शादी कर ली। मिस वलेरी फ्लेचर इनकी सेक्रेटरी थी। डेथ, इलियट डाइड ऑन 4 जनवरी 1965 in London. He was cremated and his ashes were buried in the little village of East Coker in Somerset, from where his ancestors Andrew Elliot had migrated to America in the 17th century। तो इलियट की 4 जनवरी 1965 में मृत्यु हो जाती है लंदन में। उनका क्रीमेशन होता है, दाह संस्कार होता है, और उनकी जो भस्म है, राख है, उसे ईस्ट कोकर के गांव में उसे बेरी कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। और ईस्ट कोकर से ही अमेरिका में उनके पुरखे एंड्रू इलियट गए थे 17वीं शताब्दी में। ईस्ट कोकर टी.एस. इलियट की एक प्रसिद्ध कविता भी है। इलियट की कविता के 5 चरण हैं। टी.एस. इलियट्स लिटरेरी वर्क्स। तो टी.एस. इलियट्स पोलिटिकल कैरियर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 फेजेज और पीरियड्स। 5 जो है पीरियड्स में इनका पोलिटिकल कैरियर है। तो बहुत छोटा है। फर्स्ट पीरियड 1905 टू 1909, 1905 से 1909 तक 4 साल का। द पोएम विच वर पब्लिश्ड इन द स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड एंड द हार्वर्ड एडवोकेट, स्कूल डेज पोएट्री, इमेच्योर पोएट्री। तो अपने विद्यार्थी जीवन में जो कविता लिखी थी इन्होंने, वो इनके 4 साल वाले यानी 1905 से 1909 वाले पहले पीरियड में है। सेकंड पीरियड 1909 टू 1918, प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस 1917, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द प्रील्यूड्स, रैप्सोडी ऑन ए विंडी नाइट। तो जो प्रूफ्राक वाली कविता है वो इनके सेकेंड पीरियड की होती है, यानी 1909 से 1918 का जो इनका दूसरा पीरियड है उसमें द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक है। तो ये दूसरा पीरियड महत्वपूर्ण है। थर्ड पीरियड 1918 टू 1925, 1918 से 1925 तक, जेरो नेशन, द वेस्ट लैंड 1922, द हॉलो मैन 1925। तो जो थर्ड पीरियड है उसमें द वेस्ट लैंड है, ये भी महत्वपूर्ण है। फोर्थ पीरियड 1925 टू 1935, रिलीजियस क्रिश्चियन पोएट्री, एस वेंजडे 1930, जर्नी ऑफ द मैजाई, मैरीना कोरियोलैन। फिफ्थ पीरियड 1935 टू 1943, 1935 to 1943. This is the period of the famous 4 quartets of Eliot. Burnt Norton 1936, East Coker 1940, The Dry Salvages 1941, Little Gidding 1942. Criticism, Tradition and Individual Talent 1919, The Criterion 1922 to 1939। क्राइटेरियन एक पत्रिका थी जिसके ये एडिटर थे, जिसके ये संपादक थे। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स 1919, अ क्रिटिकल रीडिंग ऑफ हैमलेट। तो हैमलेट
एंड हिज प्रॉब्लम्स 1919 का इनका प्रकाशन है। इसमें हैमलेट की क्रिटिकल रीडिंग की गई है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म का इसमें उपयोग किया गया है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव was used in it. It was compiled in the Sacred Book, Sacred Wood 1920. तो it was compiled in the Sacred Wood 1920, एक पुस्तक है द Sacred Wood, उसमें हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स को रखा गया है। द वेस्टलैंड 1922, अब इनका जो महान कविता है वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड, वो 1922 की है। द वेस्टलैंड 1922, तो द वेस्टलैंड के 5 भाग हैं। फर्स्ट सेक्शन द बेरियल ऑफ द डेड, सेकंड सेक्शन अ गेम ऑफ चेस, थर्ड सेक्शन फायर सरमन, फोर्थ सेक्शन डेथ बाय वाटर, फिफ्थ सेक्शन व्हाट द थंडर सेड। द मेटाफिजिकल पोएट्स, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, अ थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस। तो इनका एक ऐसे है द मेटाफिजिकल पोएट्स, प्रसिद्ध ऐसे है, और उसमें इन्होंने जो टर्म दिया है वो है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। जैसे द हैमलेट वाला जो इनका ऐसे था उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म था, वैसे द मेटाफिजिकल पोएट्स में डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है टर्म। उसमें एक बहुत प्यारा सा कोटेशन है, ए थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, यानी डन के लिए एक विचार जो होता था वो एक अनुभव में परिवर्तित हो जाता था। इसे एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं। एक इलिसियो विवैस हैं, ELISEO VIVAS, फाइंड्स इलियट्स फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव डिफेक्टिव। तो इलिसियो विवैस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को दोषपूर्ण मानते हैं, यानी इलिसियो विवैस के अनुसार ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव दोषपूर्ण है। आर्थर साइमन्स बुक द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट अराउज्ड इंटरेस्ट इन T.S. Eliot इन द पोएट्री ऑफ लेफॉर्जे, अ फ्रेंच सिम्बोलिस्ट। लेफॉर्जे बहुत ही महान फ्रांसीसी सिम्बोलिस्ट थे। तो आर्थर साइमन्स की किताब है द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट, तो उसने लेफॉर्जे की सिम्बोलिज्म में T.S. Eliot की रुचि जागृत की। प्रूफॉक इज अ लेफॉर्जियन पोएट्री, तो प्रूफॉक जो T.S. Eliot की है इसे लेफॉर्जियन कविता कहा जाता है। द थीम ऑफ द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड की थीम क्या है? द थीम ऑफ द वेस्टलैंड इज पोस्ट वार डिसइल्यूजनमेंट ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो वेस्टलैंड की थीम है जो यूरोपियन सिविलाइजेशन का पोस्ट वार डिसइल्यूजनमेंट। द वेस्टलैंड म्यूजिक ऑफ आइडियाज I.A. रिचर्ड्स, वेस्टलैंड को I.A. रिचर्ड ने म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहा है, यानी जो एक आधुनिक युग की जो एक कॉम्प्लेक्स कविता है, जटिल कविता है वेस्टलैंड, उसको I.A. रिचर्ड्स म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहते हैं, और ये वेस्टलैंड के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।